कुछ होते हैं परोपकारी जीव, उन्हें परोपकार किए बगैर चैन नहीं पड़ता। वे निरंतर परोपकार करने की बातें सोचा करते हैं। ऐसे तो परोपकारी चाचा कहे जाने वाले यह जाति या परोपकारी भैया कहने वाली यह प्रजाति मिलते बड़े मुश्किल से हैं, लेकिन मिलते हैं तो कैसे क्या हो जाता है, जरा सा इस पूरे वीडियो को देखिएगा तो आपको आनंद या मेरे जैसा मैं ग्लानि बोध करता हूं। कभी मैं भी एक परोपकार करके इस स्थिति में रहा हूं और वैसे आज भी मैं परोपकार करने की भावना से बड़ा व्यग्र रहता हूं। ऐसे ही एक घटना अभी हाल में ही मैंने मोबाइल पर पढ़ा था। किसी ने बहुत ही रुचिकर लिखा था, बड़ा दिलचस्प था। लिखा था उन्होंने कि कोई ट्रेन से वे आ रहे थे, बहुत एक्सप्रेस ट्रेन है, द्रुतगामी ट्रेन है, लेकिन हजारीबाग, वो केवल कोई भी स्टेशन हो सकता है, लेकिन उसने नाम दिया था हजारीबाग स्टेशन पर वो गाड़ी रुकती नहीं है और हजारीबाग उनको उतरना था। तब उनके सहयात्रियों ने सुझाया कि हजारीबाग स्टेशन पर धीमी हो जाती है, इतनी धीमी हो जाती है कि यहाँ पर उतरा जा सकता है, एक्सप्रेस ट्रेन है, और नहीं तो फिर इसके बाद रांची जाके गाड़ी रुकेगी। तो यहाँ धीमी होती है तो कुछ स्टाफ वगैरह उतरते हैं, इसलिए उनके उतरने के लायक धीमी होती है। लेकिन तुमको उतरते वक्त इस बात का ध्यान रखना होगा कि जैसे ही जमीन पर पांव पड़े वैसे ही तुम ट्रेन की दिशा में दौड़ने लग जाना। और जैसे ही हजारीबाग स्टेशन आया, वास्तव में ट्रेन धीमी हुई और धीमी होते ही वह व्यक्ति उतरा और दौड़ने लगा, लेकिन दौड़ने में कुछ ज्यादा दौड़ गया और उसको रुक नहीं रहा है, वो कुछ ज्यादा दौड़ गया। तब तक पीछे के बोगी में जो व्यक्ति थे उन्होंने समझा कि यह व्यक्ति ट्रेन पकड़ना चाहता है, लगता है कि इसको मुश्किल आ रही है। उसने फौरन उसके दोनों बाजू को थामा और डब्बे में खींच लिया और चढ़ गया। फिर से लो, गति तेज हो गई ट्रेन की, अब रांची जाएगी ट्रेन, तब उसका कुछ होगा। जिन लोगों ने, एक दो व्यक्ति की सहायता से ही वह अंदर खींचा गया था, इसलिए उन दोनों व्यक्तियों को उन्होंने प्रणाम किया, नमस्कार। आगे मैं इसी प्रकार की एक कहानी कहने वाला हूं जो मेरे से हो गया, लेकिन यह ट्रेन एक की घटना और इस प्रकार की ये जो बात कही गई, लतीफा हो सकता है, चुटकुला हो सकता है, लेकिन मैं जो कह रहा हूं सत्य है। सन 1974 की बात है, तब नया नया मैं बेरोजगार की दुनिया में कदम रखा था और एक इंटरव्यू आया था, पहला इंटरव्यू आया था, दरभंगा में रिटेन देना था। तो जुलाई का महीना था, जुलाई का आखिरी महीना था, पानी पड़ चुका था जुलाई के पूर्व में, लेकिन अभी जब मैं जा रहा था तो पानी नहीं पड़ रहा था कई रोज से, काफी गर्मी थी, धूप थी। दरभंगा में रिटेन एग्जामिनेशन दे करके वापस शाम को दरभंगा रेलवे स्टेशन पर आया और वहां से समस्तीपुर, और समस्तीपुर से 8:30 बजे तक बरौनी स्टेशन आ गया। अब पता चला कि यहाँ से बरौनी से अब सुबह एक ट्रेन आएगी पटना से, वो सीधा मेन लाइन होते हुए मैं किऊल में उतर जाऊंगा मैं, यह प्रोग्राम था। तब अब का क्या करता, मेरे पास बहुत टाइम था, 8:30 बजे यहाँ पहुंच गया था। तो 8 बजे तक जो भी खाना पीना था खा करके फिट हो गया। फिर भी मेरे पास देख रहा हूँ कि वक्त है। पता चला कि किनारे में ही ये शहर है बरौनी टाउनशिप, वहाँ एक सिनेमा हॉल है। तो मुझे लगा कि 9 से 12 क्या बेजाय है। अब ऐसे भी मैं ऐसे अवसर छोड़ता तो नहीं था, तो अवसर है मेरे पास, बहुत अच्छा था। मैं सिनेमा हॉल गया, सिनेमा लगा हुआ था। मुझे याद है वो शीशी भरी गुलाब की पत्थर पर तोड़ दूं, टांगे वाला, रणधीर कपूर, बबीता। अच्छी थी फिल्म, अच्छी है वो जैसी हो, उससे कुछ लेना देना था। फिल्म समाप्त होने के बाद पुनः रेलवे लाइन तारों को पार करता फांदता अंधेरे में, कुछ उजाला कुछ प्रकाश, ऐसा ऐसा करते करते प्लेटफॉर्म पर पहुंच गया। प्लेटफॉर्म के उजाले में अब क्या करता, आदमी की संख्या कम, यहाँ से वहाँ, वहाँ से यहाँ,
कुछ देर समय बीतने के बाद एक लड़के पर मुझे नजर पड़ी, जो एक खंबे के नीचे का जो सीमेंट का पोस्ट है उस पर बैठा हुआ है। तो मुझे लगा कि इससे बात की जाए, लेकिन लीजिए यह क्या निकला लड़का। इसके तो आंखों में आंसू आ गए मेरे पूछने पर, कलपने लगा। मैं पूछा क्या हुआ? तब उसने यह बात बताई कि मैं घर से भागा हुआ हूं और 15 दिन पहले घर से निकला और इधर उधर ऐसे ही। हमने कहा कि घर वाले ने कोई बात कही थी, किसी ने कुछ धमकाया था या क्या हुआ? तो बोला नहीं, तो अभी मैं स्कूल में ही पढ़ रहा हूँ, पढ़ने का जी नहीं करता है, पढ़ने का घर में प्रेशर है, क्योंकि भाषा भी उनकी कुछ समझ में नहीं आ रही थी। वे आसाम का लड़का वह था और हाई स्कूल का लड़का था, स्वस्थ था, तंदुरुस्त था, सांवला रंग, शर्ट पैंट पहना हुआ, एक बैग था। तो आसाम का था। पिताजी क्या करते हैं, तो आसाम में ये जो चाय का बागान है उसमें मजदूर की सप्लाई का काम करते हैं। मूल रूप से वो असमी है। बरौनी रेलवे स्टेशन पर है। मुझे तब ध्यान नहीं था कि बरौनी रेलवे स्टेशन से ही रेलगाड़ी जाती है आसाम की तरफ। खैर, मेरे अंदर तो परोपकार की भावना जाग गई उसको देख करके कि कैसे उसको घर पहुंचा दिया जाए। तो मैंने पूछा कि कुछ खाए पिए हो क्या, बैग में क्या है? तो बैग में बताया कि कुछ नहीं है, बैग खाली है। जो मेरे एक सेट कपड़े थे, ये बनियान चड्डी पैंट शर्ट, वो सब मैंने धो करके सूखने के लिए दिया हुआ था। एक बस स्टैंड के जो सार्वजनिक स्नान गृह होता है वहाँ स्नान आदि करके बाहर वो लेके भाग गए। तो मेरे पास केवल बैग है खाली। अरे तो बहुत मुश्किल है। तो तुम कुछ खाए पिए हो? कहाँ से खाते, पैसे नहीं दे, कब से भूखे हो? तो आज दिन से, आज नहा हुआ करके भूखे हैं, पैसे ही इनके खत्म थे। ऐसे बात करते करते तब तक 3:30-4 बज गया। तो देखा कि जलपान गृह जो प्लेटफॉर्म पर था, धीरे धीरे वहाँ ढन ढून ये काम शुरुआत करने की, कल के लिए सवेरे के लिए लोग लगे। वहाँ गए तो देखा कि वो कोयले का ताव आ गया हुआ है जिसमें सब्जी डाली जा रही है। और थोड़ा देर और इंतजार किया, आधा घंटा इंतजार करते करते 45 मिनट में पूड़ी बन गई थी। इसलिए उसे पूड़ी खिलाया और मैं भी खाया, सब्जी खाया। सब्जी बन गई थी, कच्चे कच्चे जो भी रहे, और 2 मिठाई ले लिया था। खा करके पेट तो भर गया। अब उस लड़के से मैं पूछा कि जाओगे कहाँ, अब क्या करोगे? तो क्या करेंगे, कुछ समझ नहीं आता है, कहाँ जाएं ना जाएं। अच्छा, मेरे पास इतना पैसा नहीं था कि इसको आसाम का टिकट कटा के जहाँ ये बोले वहाँ भेज दें। बेरोजगार आदमी, भले नहीं बेरोजगारी है, फिर भी इतनी पैसे कहाँ से आता? घर से पैसे भी तो मिले थे सीमित। तो मेरे मन में यह बात आई कि क्यों नहीं इस लड़के को मैं अपने साथ लेते हुए नवादा चला जाऊं, कील के रास्ते, और वहां जा करके इसके घर वाले को सूचना मिलेगी, दिया जाएगा अपना समझ करके ये। और जितना देर दिन दिन तक इसके घर वाले नहीं आते हैं उतने दिन तक मेरे घर में रहेगा। मेरे घर में क्या कमी, खाए पिएगा रहेगा अपना। ऐसा मेरे मन में विचार आया। लेकिन आज के दिनों में ऐसा विचार करना खतरनाक है। न तो मैं उस लड़के पर विश्वास करता, बात करता आज के जमाने में, न वो लड़का मुझ पर विश्वास करता। पता नहीं फेफड़ा, किडनी, लीवर क्या निकाल लेगा कोई एक दूसरे का। लेकिन वो जमाना था कि एक दूसरे पर विश्वास कर लेते थे। ऐसी बात नहीं थी। न 1974 1974 की वाक्य है। तब उस लड़के के समक्ष मैं ये प्रस्ताव रखा कि ऐसा करते हैं, 2 टिकट कटा लेते हैं क्यूल का, और तुम मेरे साथ क्यूल चलो, क्यूल के बाद नवादा चलेंगे, नवादा में रहेंगे, तुम माँ बाप को खबर कर देना, आ जाएंगे। तो इसमें मुझे अच्छी बात यह लगी कि इसमें ना तो ज्यादा खर्च है और ना ज्यादा कोई परेशानी है। और इस लड़के को यदि ऐसे छोड़ दें इस तरह से, कब तक इसको फिर खाना शाम को कौन खिलाएगा, रात को कौन खिलाएगा, दोपहर में कौन खिलाएगा, और ये आसाम की गाड़ी पकड़ेगा नहीं पकड़ेगा, कहाँ जाएगा, किसके हाथ पड़ेगा, और फिर आसाम जाएगा तो रास्ते में फिर क्या होगा, फिर कहाँ खाएगा, दूर है बहुत। तो ये विविध प्रकार की बाधाओं से बचने के लिए उस लड़के से कहा कि मैं तुम्हारे अभी टिकट कटा करके आता हूँ। तो ये लड़के ने बड़ा जिद किया बलपूर्वक, नहीं नहीं नहीं, मेरा टिकट क्यों कटाएगा, ऐसे तो घूमते घामते मैं आ ही रहा हूँ, और बोझ आप पर क्यों दूंगा टिकट का, अब मैं निकल लूंगा वहां तक, क्यों तक, चलिए आपके साथ जाने के लिए मैं तैयार हूँ।
और मेरी भी मति मारी गई उसके कहने का बात मैं मान लिया। और सवाल है पैसे का, मुझे भी लगा कि ठग नहीं है कर रहा है, निकल ही जाएगा तो क्यों, क्या बात है, हम भी तो रेल में वो बहुत बिना टिकट चले, आज तक कभी तो कुछ नहीं हुआ। नवादा से गया से नवादा कब टिकट कटा है, शुरू में भले कटाया उन्हें, जब एडमिशन हुआ होगा प्री साइंस में अनुराग नारायण कॉलेज गया में तो ना। तो अभी मैं एक टिकट ले आया अपना केवल, और गाड़ी भी आ गई जाने वाली क्यूल पटना से खुलकर, और हम दोनों एक कंपार्टमेंट में चढ़ गए। मैं नीचे बैठ गया, वो ऊपर बर्थ पर जाकर लेट गया क्या, सो गया नींद से। अब देखिए जो जीवन में कभी नहीं हुआ ऐसा, हम कभी देखा ही नहीं मजिस्ट्रेट चेकिंग, कभी सुना था कि मजिस्ट्रेट चेकिंग होती है ट्रेन में, न तो इसके पहले कभी देखा मजिस्ट्रेट चेकिंग और न उसके बाद कभी मजिस्ट्रेट चेकिंग देखा उस दिन के बाद। ये किस्मत, ये देखिए एक ऐसा समय विरूप होता है। और जब बढ़िया ट्रेन पहुंची तो सवेरा होने पर था, सूर्य उदय नहीं हुआ था। सूर्योदय के पूर्व की लालिमा पूरब में छाई हुई थी। चारों ओर पुलिस, काले काले कोट, उजले पैंट पहने ढेर सारे टीटी, पता नहीं रात भर सोए थे या सवेरे ही छापामारी करने का ख्याल से ये लोग 3 बजे से तैयार होकर आए थे मुस्तैद, और वो घेर लिया पूरे ट्रेन को। ट्रेन जब घिर गया तो मेरे डब्बे में 2 टीटी और 2 सिपाही रस्सा लेकर के पहुंचे जमदूत की तरह। इसी तरह से सभी डब्बों में पहुंचे होंगे। मेरे पास मेरा टिकट लिया, मैंने टिकट दिखाया, ठीक है। अब मेरा तो धक धक करे कि इस लड़के का क्या होगा। उस लड़के को उठाया, ए भाई उठो उठो, सिपाही उठाया, वो उठा, आंख मलता हुआ, क्या है, आ चलो टिकट लाओ, टिकट हठात लगा बोल दिया कि टिकट बगल वाले डब्बा में एक के पास है मेरा। तो ठीक है लाओ बगल वाले डब्बे से। और उस लड़के की चालाकी गई नहीं, चूंकि टीटी ने एक सिपाही को साथ भेजकर उसके कर दिया उस डब्बे में जाने के लिए कि इसके साथ जाओ टिकट लेकर आओ। लेकिन वो गया तो फिर आया नहीं। मैं उस जो टीटी था मुझसे टिकट लिया था, प्रौढ़ उम्र के थे। अब मुझे लगा कि 5-7 साल में रिटायर करेंगे, 55 रिटायर रेलवे में था उस वक्त में। तो मैं कहा उनसे, सारी बात देखी, उस लड़के के पास टिकट नहीं है, ऐसा वैसा बहुत देर तक उनको समझाया कि मैं ले जा रहा था। तो उनको जल्दी पड़ी थी, सुना तो जरूर, लेकिन उनको जल्दी पड़ी थी कि बिना अधिक देर किए जल्द से जल्द बिना टिकट वाली सवारियों को पकड़ा जाए। थोड़ी देर में ट्रेन खुल गई, जो पकड़े गए वहां रुक गए होंगे या क्या हुए होंगे उसकी जानकारी मुझे उस वक्त नहीं मिली। गाड़ी ट्रेन क्यूल में रुकी, क्यूल में उतरा तो काफी धूप निकला हुआ था, सवेरे सवेरे का समय, और मैं उतर करके चहलकदमी कर रहा था क्यूल में, चूंकि मैं जानता था कि अभी मेरे नवादा जाने के लिए कोई भी ट्रेन है नहीं। इसी क्रम में जानकारी लिया कि बिना टिकट जो पकड़े जाते हैं मजिस्ट्रेट चेकिंग में, आज बढ़िया में हुआ है, वो सब पकड़े गए लोग कहाँ होंगे। मालूम किया क्यूल में, पता चला कि नहीं यहीं आए हैं, सब यहीं आए होंगे। हाँ, रात को मजिस्ट्रेट चेकिंग हुई, लड़के पकड़े गए, बिना टिकट यात्री यहाँ आए हैं। तो पूछा कि कब कैसे कहाँ क्या होगा उसका। तो 10 बजे के बाद यहाँ पर जब मजिस्ट्रेट का दफ्तर है वो खुलेगा तो पुलिस उसको वहाँ हाजिर करेगी, और उस पर जो जुर्माना लगेगा, दंड लगेगा, जो दंड दे देगा उनको छोड़ दिया जाएगा, और बाकी को जेल भेज दिया जाएगा, जमुई जेल। और जमुई जेल बिना टिकट यात्रियों के लिए नर्क से भी बढ़कर। खैर ये जानकारी थी मुझे। हम कहीं वे लोग हैं कहाँ जो पकड़े गए हैं बिना टिकट। आज बढ़िया में हम देखे किनारे किनारे बरामदे में चले जाइए, और बाईं ओर एक कमरा मिलेगा, वो हाजत है, उसी हाजत में बंद है। वहां गए तो देखे ठीक सराखे के पीछे ढेर सारे लोग अंदर थे, कचर कचर करते हुए। बहुत मुश्किल से वो लड़का मिला, उसको देखा तो अब तो पहचान में ही नहीं आया था, उसका पूरा रंग रूप बदल गया था, बहुत परेशान। वो बिल्कुल कपड़ा खोल दिया था, अंदर उमस थी, गर्मी थी, पसीना टप टप चुभ रहा था, और आधा तो मौत उसकी वहां थी। अब मुझे गलानी बहुत हुआ, मुझे लगे क्या कहाँ से कहाँ हम परोपकार के चक्कर में इसको फंसा दिए। फिर यह संतोष हुआ कि हो सकता था कि वहां पर
जब वो इसकी और दुर्गति इससे होती, तो मैं वापस आने लगा, कुछ नहीं कर सकता था उसके लिए। मिल गए वही मजिस्ट्रेट साहब जो हमारे डब्बे में थे, एकदम मिल गया, हठात कस से मिल गए। वो धोती पहने हुए थे, उस वक्त में कुर्ता पहने हुए थे, और इस बार मजिस्ट्रेट नहीं, वो टीटी, और वो इस बार वो टीटी साहब टीटी बिल्कुल ही नहीं लग रहे थे, बल्कि एक जिम्मेवार अभिभावक लग रहे थे, जैसे चाचा कहते हैं, जैसे आप। तो उनको नमस्ते किया, बताया कि देखिए वो सवेरे जो हम स्ट्रीट चेकिंग हुई थी, एक लड़के के बारे में बताया था ना, ऐसा ऐसा हो गया, क्या उसका कुछ उपाय हो सकता है? तो वो ठहर करके और अभी सुना, तो उनके चेहरे पर बड़ी करुणा के भाव थे, लेकिन बोला कि अब कोई मदद नहीं हो सकता है। अब देखिए, ऐसा समझिए ना कि वो क्या कर सकते हैं, वो पुलिस के कस्टडी में है। अब पुलिस क्या, रेलवे पुलिस है, उसका दरोगा है, अब इन लोग की जिम्मेवारी है, इन लोग को हम उतना सौंप करके, हम लोग के पास जो मुख्य थे उसमें दल में, उनके पास वो दे दिया गया है कागज कि इतने का लिया है, और इतने को लेकर के मजिस्ट्रेट के पास आज प्रस्तुत करेगा, उसके बाद फैसला होगा। मरता ना क्या करता, हारता हुआ मैं, वो जब नवादा की ट्रेन आई, चला गया। लेकिन उसका पछतावा, उसका दुख मुझे आज भी सालता है। जब कभी भी मैं उस घटना को याद करता हूं, तो कहीं ना कहीं लगता है कि एक अपराध मुझसे हुआ है जरूर, और मैं इसका स्वयं को दोषी मानता हूं, और बराबर याद करता हूं उस घटना को। बीते बहुत दिन हो गया, 74 की बात है, तो 26 साल उधर और 20 साल इधर, 46 और 2 48, 48 साल पुरानी बात अभी भी याद हमको अक्षरशः है। उस लड़के का चेहरा भी थोड़ा थोड़ा ध्यान में आता है, लेकिन मैं फिर उस याद से अपना मुंह मोड़ लेता हूँ, अपना ध्यान हटा लेता हूँ बलपूर्वक, क्योंकि मैं ज्यादा अपने को उसमें दोषी मानता हूँ। आपकी क्या राय है इस विषय पर? आप अपनी बात कमेंट्स में अवश्य लिखिएगा कि क्या मुझसे गलती हुई या नहीं, मुझे क्या करना चाहिए था। आज भी वह मेरे ऊपर बोझ बना हुआ है। आशा है ये कहानी पसंद आई होगी। कृपा करके आप जरूर लाइक कीजिए। सब्सक्राइब तो बहुत कम आ रहा है, सब्सक्राइब करते जाइए। जिसने आपको देखा है, बहुत लोगों देखा है, सब्सक्राइब नहीं करते हैं। और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकन अवश्य दबाइए। बेल आइकन दबाने के बाद जब ऑल का विकल्प आता है, ऑल दबा दीजिए। आपके कमेंट्स आने चाहिए। नमस्कार, धन्यवाद।